नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपको संस्कृतिकरण के बारे में बताया था। हम लोगों ने संस्कृतिकरण के जिन पॉइंट्स पे चर्चा की थी वे हैं संस्कृतिकरण का अर्थ, संस्कृतिकरण की विशेषताएं, संस्कृतिकरण के आदर्श, संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक और संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। आज हम हमारे इसी टॉपिक संस्कृतिकरण को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में अंतर। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में अंतर। डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के संबंध में एवं इनमें पाए जाने वाले भेद का उल्लेख किया है। वर्तमान में संस्कृतिकरण के प्रसार में पश्चिमी प्रौद्योगिकी जैसे रेल, डाक, तार, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, अखबार एवं पश्चिमी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वास्तव में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में पश्चिमीकरण ने योग दिया है। श्रीनिवास का मत है कि भारतीय समाज का कोई भी विश्लेषण पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अंतर्क्रिया के उल्लेख के बिना पूर्ण नहीं होगा। फिर भी इन दोनों अवधारणाओं में ये अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, विवाह और तलाक के आधार पर भी दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह व तलाक की मनाही नहीं है। उनमें पति परमेश्वर की अवधारणा भी प्रचलित नहीं है। ये सभी बातें पश्चिमीकरण के अनुरूप हैं। संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह के मामले में ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाती है। थर्ड पॉइंट, संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण सेक्रेट आउटलुक को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक चीज़ की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती है, जबकि पश्चिमीकरण लौकिक दृष्टिकोण यानी कि सेक्युलर आउटलुक को प्रोत्साहन देता है। चौथा डिफरेंस, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेज़ों के शासनकाल में से हुआ और कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है। पांचवा अंतर, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज के एक विशिष्ट अंग अर्थात जनजातियों व निम्न जातियों तक ही सीमित है। वे ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रभु जातियों या अपने से ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाने में लगी हुई है, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज के सभी अंगों व जातियों से है। वर्तमान में पश्चिमीकरण के प्रभाव, उससे प्रभावित होने वाली संख्या और प्रभावित होने वाले प्रकार सभी में वृद्धि हो रही है। सिक्स्थ पॉइंट, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी और बाह्य है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक व स्वदेशी है। सातवां अंतर, संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक सा नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियां संस्कृतिकरण का आदर्श हैं। इसके विपरीत सारे भारत में पश्चिमीकरण का एक ही अंग्रेजी आदर्श पाया जाता है। आठवां पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रूढ़िवादी है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रकृति तार्किक है। नवा पॉइंट, संस्कृतिकरण करने वाली जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है और उसकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति की गतिशीलता में परिवर्तन नहीं आता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, अ क्रिटिकल व्यू। अब विभिन्न विद्वानों ने इस हमारी संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसकी आलोचना की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
यद्यपि संस्कृतिकरण की अवधारणा ने जाति प्रथा में घटित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योग दिया है, फिर भी इस अवधारणा में अनेक दोष हैं। कई विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है। हम यहाँ संस्कृतिकरण की अवधारणा की कुछ कमियों पर विचार करेंगे। नंबर 1, विषम एवं जटिल अवधारणा। प्रोफेसर श्रीनिवास स्वयं स्वीकार करते हैं कि संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। यह भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने की अपेक्षा अनेक अवधारणाओं का गुच्छा या इसे कहें बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट्स मानना अधिक लाभदायक रहे। संस्कृतिकरण की हम आलोचना पढ़ रहे हैं, अवधारणा की आलोचना। इसका सेकंड पॉइंट है स्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्क संगतता का अभाव। संस्कृतिकरण की अवधारणा में स्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्क संगतता का अभाव पाया जाता है, इसलिए यह तथ्यों के विश्लेषण व सिद्धांत निर्माण में उपयोगी नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर विरोधी बातें। कुछ स्थानों पर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा के संबंध में परस्पर विरोधी बातें बताई हैं। एक स्थान पर आपने लिखा है किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, तथा एक अन्य स्थान पर आप लिखते हैं आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त कारण है। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप स्वयं ही किसी समूह को उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। जनजातियों के निरंतर संस्कृतिकरण का संभवतः यह परिणाम निकले कि कालांतर में पूरे हिंदू समाज में सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए। वे अन्यंत्र लिखते हैं किसी अछूत समूह का चाहे कितना ही संस्कृतिकरण क्यों ना हो जाए, यह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ रहेगा। उपरोक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में अनेक असंगतियों और परस्पर विरोधी बातें पाई जाती हैं। चौथे नंबर की जो आलोचना है, श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा लंबवतः सामाजिक गतिशीलता यानी कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी संभव है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक जातीय संचरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है, परंतु यह संदेहजनक है कि वास्तव में ऐसा होता है। इस संबंध में डॉक्टर D.N. मजूमदार ने लिखा है कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ध्यान और अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं उतरता। जाति गतिशीलता के संबंध में जो कुछ तथ्य प्राप्त हो रहे हैं वे लंबवत गतिशीलता को नहीं वरन क्षैतिज गतिशीलता को व्यक्त करते हैं। मजूमदार के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई निम्न जाति लंबवत रूप से ऊपर नहीं उठ पाती, उच्च जाति के सदृश नहीं बन जाती, वरन अपने ही समान स्तर की अन्य जातियों में अथवा अपनी ही जाति की विभिन्न शाखाओं में कुछ ऊपर उठ जाती है। पांचवा पॉइंट, डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया मानते हैं। आप लिखते हैं संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात यानी कि इंडोजेनस स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृतिकरण एक अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया भी है, किंतु इस प्रकार का सामाजिकरण व्यक्ति के लिए अप्रक्रियात्मक होगा
क्योंकि वह जिस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, गतिशीलता के अभाव में वह उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। इस तरह से संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। 7th पॉइंट, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में भूतकाल में सत्ता के उत्थान और पतन द्वारा, संघर्षों और युद्ध द्वारा, राजनीतिक दावपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूह के पद प्राप्ति को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तनों के उदाहरण हैं जिनका संस्कृतिकरण जैसी अवधारणा के द्वारा पूर्णतः पता नहीं चलता। 8वां पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सारे देश में दिखाई नहीं देती। D.N. मजूमदार का मत है कि सभी स्थानों में निम्न जातियों में ऊंची जातियां की संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। 9th पॉइंट, हमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है, जिसमें ब्राह्मण तथा ऊंची जातियां अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, खानपान, कर्मकांड एवं जीवन शैली को त्याग रही है और शराब और मांस का प्रयोग कर रही है तथा निम्न जातियों के व्यवसाय को ग्रहण कर रही है। कई ब्राह्मण व्यापार, वाणिज्य, कृषि और अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों द्वारा जनजातियों की संस्कृति को अपनाने का भी उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक दिखाई देती है। 10वीं आलोचना, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई का स्पष्टता से उल्लेख नहीं किया है, अर्थात संस्कृतिकरण एक वर्ण, जाति, उपजाति अथवा गोत्र आदि में से किसके द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक जाति में कई भिन्न समूह पाए जाते हैं, तब वे किस संस्कृति का अनुकरण करते हैं। 11th पॉइंट, संस्कृतिकरण की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा है जिसका जन्म भारत के छोटे से भाग कुर्ग के अध्ययन के दौरान हुआ। इसके आधार पर जाति व्यवस्था में होने वाले केवल पद मूलक परिवर्तन को समझा जा सकता है। यह अवधारणा भारतीय समाज में घटित होने वाले अन्य परिवर्तन को व्यक्त नहीं करती। 12वां पॉइंट, कुछ विद्वानों ने इसे अनुकरण यानी कि इमिटेशन की एक प्रक्रिया मात्र माना है। 13th पॉइंट, कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृतिकरण यानी कि अकल्चरेशन का ही एक विशिष्ट रूप है। अतः एक जाति द्वारा दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने के लिए नया नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर संस्कृतिकरण ही उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 14वां पॉइंट, डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि श्रीनिवास ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किन बातों को प्रकट करना चाहते हैं तथा इस प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा और वह कहाँ जाकर रुकेगी और क्यों। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए यह बहुत उपयुक्त अवधारणा नहीं है। तो आज हमारा संस्कृतिकरण का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।